जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। उम्मीद करते होंगे कि आप एकदम स्वस्थ मस्त और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। हमारे साथ जुड़कर डेली आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे। डे बाय डे आपकी चीज़ें तैयार होती रहेंगी। जो कि टेस्ट नंबर हमने 13 में देखा था कि हमने इस टेस्ट के लेवल को बढ़िया से बढ़ाया था और आपको पसंद भी आया होगा, बढ़िया लगा। वैसे भी टेस्ट नंबर आज हम 14 टेस्ट लेकर हाजिर हैं आपके सामने। और इस टेस्ट को भी हमने बढ़िया इसका लेवल सेट किया है कि ना ज़्यादा आपको कठिन लगे और ना ही ज़्यादा आपको आसान लगे। टेस्ट उसी आधार पर बनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे मैंने कहा था टेस्ट इंप्रूव होते जाएंगे, वैसे वैसे हम क्वेश्चन को भी अपना बढ़ाते जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस को। तो आज फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट है आपके सामने, आप और मिल हम सॉल्व करेंगे। आप रफ और कलम लेकर बैठा करिए प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। ये कोई जीएस की क्लास नहीं कि आप ऐसे देख रहे हैं। जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, कैलकुलेशन, गुणा भाग स्क्वायर क्यूब्स नहीं करेंगे, तब तक आपको चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी बेटा, ठीक है। तो जब भी टेस्ट स्टार्ट होता है तो उसके लिए आप पेन और कलम लेकर जरूर बैठिए, अपनी रफ लेकर बैठिए और सेट बाय सेट करते जाइए। जो भी नई चीज़ें थ्योरी बेस बताई जाती हैं, एडवांस बताया जाता है या कोई फार्मूले लिखाए जाते हैं, तो उसको आप नोट करते रहिए एक अलग से रफ में, जिसको आपको रिविजन करने में आसानी होगी। तो टेस्ट के माध्यम से हम काफ़ी कुछ आपको सिखा देंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो हम और मिलकर एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं आज का। आइए पहला सवाल लेते हैं। सेट नंबर 14 का पहला सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास। पहला ही सवाल एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कैलकुलेशन का भी सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। कह रहा है राजू 12 किलोमीटर, अच्छा 12 किलोमीटर प्रति घंटे ही होगा, अच्छा 12 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। 12 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 18 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति की गणना करो। औसत चाल निकालना कुल मिला के पूरे सवाल में। ये औसत चाल निकालने के दो तरीके होते हैं। ये जो दूरी दे दे तो इसमें कुल दूरी बटा कुल समय होता है। औसत चाल अगर आपको निकालना है, नोट करिएगा, अगर बच्चे को फार्मूला नहीं आता किसी बच्चे को बेटा, तो नोट करेंगे। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी और बटे में होता है कुल समय होता है बेटा। कुल दूरी बटे कुल समय होता है, टाइम। तो कुल दूरी तो मुझे पता है, कुल दूरी तो पता चल जाएगी। पहले उसको 12 किलोमीटर जाना है, फिर 18 किलोमीटर जाना है। बात समझ में आ गया? तो पहले उसको 12 किलोमीटर जाना और फिर 18 किलोमीटर जाना है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर, दोनों को जोड़ के 18 और 12 कितना हो गया? 30। अब कह रहा है समय, कुल समय मिल जाए तो काम बन जाए। अब समय आप साइड में निकाल लो। समय कैसे निकालता है आपको फार्मूला पता होगा। एक चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले वो 12 किलोमीटर जा रहा है, तो यहां से समय निकाल लीजिए। 12 किलोमीटर जा रहा है 15 की स्पीड से, और फिर दोबारा वो जा रहा है 18 किलोमीटर 18 की स्पीड से। तो 18 किलोमीटर 18 की स्पीड से जाएगा तो उसको 1 घंटा लगेगा, 1 आवर का समय लगेगा। और अगर 12 से अगर आप इसको भाग लगाएंगे, 12 किलोमीटर 15 की स्पीड से जाएगा तो लगभग 1 घंटा से भी कम लगेगा। तो जैसे अगर इसमें जैसे मैं काटूंगा 3 चौको 12, फिर 3 पचे 15 कट जाएगा, तो ऊपर वह 4/5 दशमलव लगाएंगे तो 0.8 बार में कटेगा, 0.8 बार में कट जाएगा, ठीक है। 0.8 घंटे यहाँ लगेंगे। तो 0.8 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ, तो टोटल कितने घंटे लगे? 1.8 घंटे लगे। कुल दूरी 30, कुल समय 1.8 घंटे लगा। अब आप इसको काट लीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं दशमलव हटाऊंगा, ऊपर क्या चला जाएगा? 0। ये 6 से कट जाएगा 3 बार में, ये 6 से कट जाएगा 5 बार में। 6 पंचे 30, 50/3 आ चुका आपके पास। क्या आ चुका है? 50/3। और 50 को 3 से काटेंगे तो 16 3 48, 16 दशमलव कुछ करके आंसर आएगा। अच्छा 16 से 2 ऑप्शन है तो आगे और चेक करना पड़ेगा। तो 16 3 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, फिर 3 18, तो 16.6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें तो 2 है तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी, 16.67 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या ये बात आपको समझ में आई? औसत चाल निकालने का यह फार्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा। औसत चाल, जो भी नए बच्चे अगर नहीं पता तो नोट कर लेंगे। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। पहला सवाल था कैलकुलेटिव, थोड़ा सा मानता हूं।
उसने कहा 12 किलोमीटर पहले जाना, फिर 18 किलोमीटर, तो कुल दूरी आ गई थी मेरी 30 किलोमीटर। ठीक, और तो औसत चाल बराबर था कुल दूरी बटा कुल अब मुझे समय निकालना है, तो पहले 12 किलोमीटर गया 15 के स्पीड से 0.8 घंटे लगे, फिर 18 किलोमीटर गया 18 की स्पीड से जाएगा, 18 किलोमीटर 18 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा लगेगा, 0.8 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ, तो 1.8 घंटे लगे। दशमलव हटाया, ऊपर 0 चला गया, 3 से 5 और 6 से काटा 3 बार में, 6 से काटा 5 बार में, 50/3 काटोगे 16.66 करके आएगा, उसमें बढ़ा के 7 लिख दे, 16.67 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, बी पे लिखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ये अच्छा सवाल था, पहला ही सवाल था, बढ़िया सवाल था, पहला ही क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान था। टाइम यहां से निकाला जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय रख देंगे तो औसत चाल आ जाएगी। आपको समय निकालने में थोड़ा सा लग सकता है कि टाइम निकालने में थोड़ा सा। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी औसत गति पूछी। क्या पूछी है, औसत गति, वही है औसत चाल, औसत गति ही पूछा है। तो फिर वही है कुल दूरी बटा कुल समय। इस बार खुद दे दिया है कि 200 किलोमीटर की दूरी पहले 3/5 भाग 40 की स्पीड से चलो, फिर उसके बाद शेष दूरी को 80 की स्पीड से तय करो। तो पूरी यात्रा करने के लिए औसत गति की गणना करनी है। औसत गति, औसत चाल निकालना। तो औसत चाल निकालने के लिए मैंने अभी बताया, सेम सवाल ही है। औसत चाल निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको औसत चाल निकालनी है। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी ले लीजिए आप, फिर से लिख दे रहे हैं आपके लिए, कुल दूरी बटा कुल समय कर दीजिए। आप समझ लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया, कुल दूरी बटा कुल समय कर दीजिए। ठीक है, इस बार दूरी हमको दे रखी, कुल दूरी कितनी दे रखी है, कह रहा है टोटल दूरी है मेरी 200, तो दूरी तो मुझे पहले से पता चल गई, कुल दूरी है 200। अब बस आपको समय निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि समय कैसे आएगा। अब समय निकालने के लिए देखो, पहले कह रहा है 200 किलोमीटर की दूरी का 3/5 भाग तय करता है खाली। तो एक बात बताओ, आप 200 किलोमीटर का 3/5 भाग कितना होगा पहले, तो 5 चौको 20, 40, 4 3 12, 120 किलोमीटर आएगा। 120 किलोमीटर की दूरी को 40 की स्पीड से तय कर रहा है। शेष दूरी कितनी बची बेटा बताओ, 120 किलोमीटर यहां निकाल लिया, 200 किलोमीटर थी तो बची कितनी, 80 किलोमीटर बची। और 80 किलोमीटर को वो 80 की स्पीड से तय करता है अगली बार, तो ये 80 कर दीजिए बटे में, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो समय आ जाएगा। ठीक है, 40 से काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 3 घंटे का समय लगेगा। और इसको 80 से 80 को काटोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 घंटे, तो यहाँ 1 घंटा लगेगा। तो टोटल कितने घंटे लगे, 3 घंटे लगे 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, फिर 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1 घंटा लगा। तो टोटल मुझे कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। कुल दूरी बटा कुल समय, अगर मैं 4 से काट दूं, 4 पंचे 20, तो मेरा आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे बी पे दिया हुआ है। कुल दूरी बटा कुल समय आपको लगाना है, बस ये फार्मूला आप ध्यान रखिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। फिर समझ लीजिए, टोटल दूरी 200 थी, उसने बोल दिया था 200 किलोमीटर की दूरी का 3/5 भाग पहले तय करना है। तो 200 का 3/5 निकालोगे तो 120 किलोमीटर आएगा। 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से तय कर रहा है, तो 3 घंटे लग रहे हैं। तो बची कितनी दूरी, करा शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी बची थी मेरी, 80 ही तो बचेगी। 120 में 200 में 120 घटाओगे तो 80 बचेगा, और फिर उसको 80 की स्पीड चलेगा तो 1 घंटा यहाँ लगा, और 120 को 40 चलेगा तो 3 घंटे यहाँ लगे। टोटल मुझे 4 घंटे लगे। 200 किलोमीटर की दूरी थी तो मेरा कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। सवाल 1 और सवाल दूसरा सेम सवाल थे, पर डिजिट अलग अलग थी। आप समझ गए होंगे कि औसत चाल कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा लगा आपको तरीका, नया तरीका था, आप पहले से अगर जानते होंगे तो आप समझ गए होंगे, और अगर नए हैं तो आप नोट करते चलेंगे तो आप चीजें धीरे धीरे आप समझते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आया है, एक राशि 2 वर्षों में 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 11,400 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। मतलब इस बार मिश्र धन आपको दिया, कह रहा 11,400 हो जाती है, मतलब मिश्र धन है ये, और मूलधन आपसे पूछा गया है। तो मैं क्या कहता हूं, जब आप परसेंट से भी इसको मैं सिखाता हूं कि जब आप एक बात जानिए कि मूलधन हमेशा 100% होता है, और आप जानते हैं कि मिश्र धन दिया, ये 11,400 जो दिया गया है आपको, ये मिश्र धन है। तो
तो मिश्रधन के बटे में मिश्रधन का परसेंट रख दें, और मूलधन पूछा है, मूलधन कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो 100 से गुणा करा दे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं मूलधन, अब नीचे, अब ये मिश्रधन था, ये 11,400 है ना, ये मिश्रधन है, उसने बोला हो जाती का मतलब है मिश्रधन। अब आप जानते हैं, मैंने बताया था कि जो मूलधन होता है आपके पास, जो मूलधन होता है वो हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो क्या मुझे मिश्रधन का परसेंट मिल जाएगा। अब ब्याज कैसे आता है, दर गुणा समय, दर कितनी है 7%, समय है आपका 2 वर्ष, तो 11 दूनी और 7 दूनी 14, तो कितना परसेंट ब्याज आ जाएगा, 14%। और अगर मूलधन में आप ब्याज को जोड़ दो तो आपके पास क्या आ जाएगा भैया, मिश्रधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिश्रधन। तो अगर 100 में 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 114% आपका मिश्रधन आ गया। और जबकि मिश्रधन की वैल्यू दी है 11,400, तो ये आ गया मेरे पास 114% का मान। मूलधन निकालना मतलब 100%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब आप देखो ना, तो जीरो यहाँ 2 है, 2 जीरो यहाँ है, तो 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो किस ऑप्शन, इसमें 3 जीरो, तो आंसर हो नहीं सकता। इसमें जीरो है नहीं तो ये हो नहीं सकता, इसमें जीरो है नहीं तो ये नहीं, तो आंसर मेरा आ जाएगा 10,000। बाकी आप कर भी सकते हैं, आप ये आसानी से कर सकते हैं कि 114 से 114 खत्म हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आपका ये परसेंट था, समझ गए ना, ये परसेंट था, ये परसेंट था, परसेंट से परसेंट कट गया था, तो ये 100 में डबल जीरो जाके लग जाएगा, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा बेटा, 10,000। क्या ये बात समझ में आपको आई। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन के बटे में मिश्रधन का परसेंट रख दीजिए, और जिसकी वैल्यू पूछा है गुणा करा दीजिए, तो 11,400 हो जाती है मिश्रधन। तो मिश्रधन का परसेंट कैसे निकालोगे, मिश्रधन का परसेंट आएगा, अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दे तो मिश्रधन बन जाता है। मूलधन का परसेंट 100 होता है, फिक्स होता है। ब्याज आते ही दर गुणा समय से, दर है आपका 7%, समय है 2, तो 7 दूनी 14% ब्याज आया। 100 में 14 जोड़ा तो 114 आ गया मिश्रधन, तो मिश्रधन के बटे मिश्रधन इंटू 100, हमारा आंसर आ गया 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे, हमारे बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। क्या क्लियर है। और इसमें देख रहा 4 जीरो 4 जीरो एक ही ऑप्शन में है, तो मेरा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 ले। उम्मीद करते होंगे कि आपको बढ़िया से हर एक सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अपनी नोट्स बुक में आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। हर एक सवाल जो नया कुछ सीखने को मिले जरूर सीखते जाइए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि इस संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, जोड़ना है, जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह 13 से विभाज्य हो जाए। एक जो हमने टेस्ट में भी किया था, एक टेस्ट था जो शायद 13 नंबर वाला टेस्ट था, उसमें था कि क्या घटाया जाए किससे कट जाए। इसमें कह रहा क्या जोड़ा जाए कि कट जाए, विभाज्य का मतलब कट जाए। तो मैंने कहा था कि अगर घटाना हो तो शेषफल निकाल लो तो हो जाएगा, लेकिन जोड़ने के लिए क्या शेषफल निकाले, हाँ शेषफल निकालें, लेकिन शेषफल और जो भाजक होता है उसका डिफरेंस को जोड़ा जाता है। तो जैसे आप कहते हैं, जैसे मैं इसको ये दिया, आप ये समझते हैं भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल, इसको हम लोग को बोलते हैं भागफल, और जो नीचे आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, शेषफल। और ये भाज्य होता है, इसको संख्या बोल सकते हैं, भाज्य, या इसी को हम संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर घटाना होता है तो शेषफल ही घटा देते हैं, वही आंसर है। लेकिन जब कभी बोले ना कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ दें कि कट जाए, तो शेषफल और भाजक का डिफरेंस जोड़ा जाता है, शेषफल और भाजक का डिफरेंस जोड़ा जाता है। तो आप 13 से भाग लगा के इसमें देख लो क्या शेषफल आएगा, पर उसको 13 से भाग लगाना, 13 और शेषफल का डिफरेंस लेना, वही जोड़ा जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आपको आ गई। अब आसानी से आप इस संख्या में 13 का भाग लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं अगर आपको काटना आता है, और नहीं आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप भाग लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखा है 392,851, इसमें किससे भाग देना है मुझे, 13 से। जैसे 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39 चला गया, 13 दूनी 26, 2 बच जाएगा, 5 ले लेंगे तो 25 हो जाएगा, 13 इकन्नम 13, 12 बच जाएगा, 1 हासिल 21 हो जाएगा। 13 से कितनी बार में कटेगा, 9 बार में, 13 नैया 117 हो जाएगा। कितना बचेगा, यहां से 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना शेषफल बचेगा, 4। तो अगर शेषफल मेरे पास कितना आ चुका है यहाँ पे 4, और मैं भाग किससे दे रहा हूं, 13 से, तो 13 और 4 इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 13 में 4 घटाओ 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया है मेरे, बी ऑप्शन पे दिखा है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई।
जब कोई भी पूछे कि क्या घटाया जाए और कट जाए तो शेषफल ही घटा देते हैं, वो कट जाता सीधा सीधा आंसर। भाई जो ज्यादा आ गया उसको हटा दो तो कट जाएगा। लेकिन बोल दिया कि इसमें क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि कट जाए, जोड़ने के लिए बोल रहा है कि क्या जोड़ दें। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, शेषफल और भाजक के डिफरेंस को जोड़ा जाता है। तो मैंने इसका जब 13 से काटा तो शेषफल 4 बच रहा है, 4 आप निकालें 4 आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट काट दिया, आप भाग लगा स्टेप से कर सकते हैं। 4 आएगा शेषफल, 9 से भाग लगाना था, तो 13 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया, बी पे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट करते जाइएगा जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो उनको नोट करते जाइएगा, जो भी नई चीजें हैं आपके लिए, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। कोई नया बच्चा होता तो एक बार में नहीं समझ पाता, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की आपको एक बार में समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है 2 पूर्णांकों का गुणनफल इतना दिया है, उनका मासापा आपको 12 दे रखा और लासापा ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला होता है इसका, इससे पहले भी मैंने लिखाया था कि लासापा गुणे मासापा होता है और बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आपको सभी चीजें दे रखी, एलसीएम दे रखा है क्या ना भैया, एलसीएम तो ज्ञात करना, तो एलसीएम ज्ञात करना तो x मान लिया। एचसीएफ मुझे पता है क्या, हाँ भैया पता है, 12 दिया हुआ तो ये 12 लिख दिया मैंने। कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल करके दिया है 1296, दोनों का गुणा करके। सिर्फ 12 से आपको काटना है और आपका आंसर आ चुका है। अगर मैं 12 से काटूंगा तो 12 से एक बार में 12 का नम 12, 9 कटेगा नहीं, 6 लेना पड़ेगा तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा और 12 अट्ठे 96। तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 108, जो कि मैंने किसको माना था, एलसीएम को। तो एलसीएम मेरा कितना आ चुका है 108, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा बेटा, बी ऑप्शन पे लिखा है, बी ऑप्शन। क्या समझ गए। तो ये फार्मूला आपको याद होगा, इस फार्मूले को याद रखिएगा, लासापा गुणे मासापा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया और पहले से भी आपको ये फार्मूला पता रहा होगा, तो आपने इसको आसानी से समझ लिया होगा और बना लिया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, ध्यान से सॉल्व करिएगा, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, आसान सवालों को गलत नहीं करना बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है 625 माइनस, ये ब्रैकेट अलग है ना, यहाँ से ब्रैकेट अलग है, दूसरा ब्रैकेट है, यहाँ तीसरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 625 में 400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 225, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह, अगर कुछ नहीं होता तो गुणा का। 125 से 75 जोड़ो कितना आ जाएगा बेटा 200 आ जाएगा, ये भाग है तो भाग कर दिया मैंने। 200 और 9 सॉरी 20 का 9 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा 180, और 180 में 30 घटा दिए कितना आ जाएगा 150 150। पहले मैंने कहा था भाग देते हैं, पहले क्या देते हैं भाग, तो ये इसका इसमें भाग लगाना, तो भाग लगाने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस संख्या में भाग देना उसके नीचे लिख दो, बस ये बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप आसानी से क्या कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 3 15 कट जाएगा और 5 को 20 कट जाएगा। इसको 3 से काट लीजिए, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, 75 इंटू 4 बचा, 75 इंटू 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है मेरे, बी ऑप्शन में लिखा है। बोर्ड मास का सवाल था, आसान सवाल था, परेशान नहीं होना था, बहुत ही आसान सवाल था। इसका ये ब्रैकेट यहाँ लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ एक ब्रैकेट लिखा है बड़ा ब्रैकेट, तो उसको अलग करना है, ठीक है। तो 625 में 400 घटाया 225, 75 को 125 से जोड़ा 200, कोई चिन्ह नहीं था गुणा के लिए, ये भाग है तो भाग, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। 9 दूनी 18, 180, 180 में 30 गया 150, 150 को 200 के बटन लिए भाग लगाना, पहले भाग होता, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 4 बार में, 4 से मैंने 225 काटा 75 बार में, 75 इंटू 4 कर दिया 300 आ गया। आप ऐसा भी कर सकते थे, 15 से 225 भी काट सकते थे तो वो भी कट जाता, जैसे भी आपको लगे किसी भी संख्या से आप काट सकते हैं। अगर ऊपर नीचे आपको दिख रहा कट जाएगा तो किसी से भी काटिए, लेकिन लास्ट में आपका आंसर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। किसी संख्या के वर्ग में, किस संख्या के वर्ग में 5 घटाने पर 44 प्राप्त होगा। तो ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा कि किस संख्या में वर्ग में 5 घटा दें कि 44 प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से आप 5 जोड़ दीजिए जाके 44 में, तो 44 5 कितना हो जाएगा 49, और 49 किसका वर्ग होता है 7 का, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। वही बात तो है कि किस संख्या, तो भाई 7 का वर्ग कितना, किस संख्या के वर्ग में 7 का वर्ग कितना होता है 49, ये होता है 7 का वर्ग 49,
कह रहा उसमें 5 घटाने पर लो, 5 घटा दिए तो क्या 44 से नहीं मिलेगा? हाँ वो मिल तो रहा भैया, बात वही है। तो मैंने उल्टा करके चेक कर लिया कि किस संख्या में 44 में 5 जोड़ने पर अगर स्क्वायर बनेगा, जिस संख्या का बनेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 44 से 5 जोड़ोगे 49 बन जाएगा, 49 इसका स्क्वायर होता है 7 का, तो बी ही ऑप्शन होगा 7, कि 7 के स्क्वायर पे अगर 5 घटाएंगे तो 44 आ जाएगा। क्या बात समझ? ये तो बहुत ही आसान सवाल था, आपने आसानी से सवाल को बना लिया। बाकी आप बेसिक से बना सकते थे, किस संख्या के वर्ग में 5 घटाना, वो 6 का वर्ग 36, 36 से 5 घटाओगे नहीं आएगा। 8 का होता है 64, 64 में 5 घटाओगे 44 नहीं आएगा। 9 का होता है 81, 81 में 5 घटाओगे 44 नहीं आएगा। लेकिन जैसे 7 का स्क्वायर 49, 49 से 5 घटाओगे 44 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या में पहले 20% बढ़ जाती है, फिर दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, तो इन 2 वर्षों में जनसंख्या में कुल प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल कई बार पूछे जा चुके एग्जाम में। ये सवाल को एक तरीका ट्रिक से बना सकते हो और 100 से भी बना सकते हैं। एक मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, ट्रिक आप समझ लीजिए, मेथड समझ लीजिए उसको, कि कभी भी अगर सेम परसेंट बढ़ाए, जितना परसेंट बढ़ाए और अगली बार उतना ही परसेंट कम कर दे और आपसे पूछे कितना परसेंट बढ़ गया या कितना परसेंट घट गया, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करा लो या किसी एक संख्या का वर्ग कर दीजिए और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। लेकिन हमेशा आंसर कमी में आएगा, बढ़ेगा नहीं। तो आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये नहीं हो सकता, परिवर्तन हो नहीं सकता। तो यही मेरा आंसर है, 4% कमी। बाकी बना लेंगे, मैंने कहा इन दोनों का गुणा करा दिए, आपस में गुणा करा दिए, तो 20 × 20 कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। गुणा कराने के बाद जो संख्या है उसको 100 से भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं? 100 से भाग, या ये समझिए कि 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, ऐसे समझ लीजिए, या 100 से भाग समझ लीजिए। तो जैसे मैं 100 से भाग लगाऊं, 00 से 00 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 4% बचेगा। और ध्यान रखिएगा, हमेशा इसमें कमी होगी। हमेशा क्या होगी बेटा? कमी होगी। हमेशा क्या होगी? कमी होगी। तो हमारा आ जाएगा 4% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर लिखा है? डी पर लिखा। क्या ये बात समझ में आपको आई? ये एक तरीका है, एक छोटा सा, कि अगर सेम परसेंट बढ़े सेम परसेंट घटे तो आप डायरेक्ट गुणा करा के 100 से भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 से भाग लगाते हैं लास्ट में, ध्यान रखना। आप इसको चाहते तो ये बेसिक से बन सकता है, बेसिक से बच्चे बनाते हैं 100 से मान के, कि माना शुरुआत में जनसंख्या 100 है, वैसा भी बन जाएगा सवाल। 100 से आप कैसे करेंगे? इधर देखिए, मान लीजिए जनसंख्या गांव की शुरुआत में 100 है, 20% बढ़ेगी, 120/100 कर दीजिए, जैसा भी करना हो, ये 6/5 कर दीजिए, वही चीज है। तो 120 कर देते हैं, बच्चों के लिए समझ में आ जाए, 120/100 कर देते हैं। अगली बार 20% घटी तो 80/100 हो जाएगा। 100 से है तो 100 में तुलना करानी पड़े, लास्ट में 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 कटन, 0 से 0 खत्म, 12×8 = 96 आ गया। अब जनसंख्या 96 है, पहले कितनी मानी थी मैंने? 100। तो ये 100 से कितना कम आ रहा है भैया? 4% की कमी आ रही है। कितना परसेंट की कमी? 4% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। तो ये भी आप मेथड से बना सकते थे, ये भी एक मेथड है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक तरीके से ये शॉर्टकट है इसका बनाने का। जब सेम परसेंट घटे और सेम परसेंट बढ़े एक बार, तो दोनों का गुणा करा के 100 से भाग लगा देते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर बेटा? ये अच्छा मेथड है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इस मेथड को ध्यान रखिए। एक तरीका और भी, रेशियो से भी बना सकते हैं, और भी तरीके होते हैं सवाल को, रेशियो से बना सकते हैं कि इतना बढ़ के इतना हो गया, इतना बढ़ के इतना हो गया, वहां से भी सवाल बन जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए, आंसर आ जाएगा मेरा 4%। जैसे मान लीजिए यहीं पे सवाल होता कि 10% बढ़ाया और अगली बार 10% कम कर दिया, तो इसका आंसर कितना आता? 10×100, और 100 में 100 का भाग लगा दीजिए, तो 100 से 100 कितनी बार कट जाएगा? एक बार। तो 1% की कमी आंसर आ जाता है। क्या बात समझ पाए? फार्मूले से बन जाता है a+b+a × b/100, जो फार्मूला होता है वहां से भी सवाल बन जाएगा। रेशियो मेथड से बन जाएगा, ये 100 मानोगे, 100 मान के बनाओगे तो 100 मान के भी ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके बनाने के, जो आपको आसान लगे, लेकिन ये तरीका आप ध्यान रखिएगा कि सेम परसेंट बढ़े सेम परसेंट घटे, तो इससे डायरेक्ट लगा लेते हैं, टाइम नहीं इसमें लगता। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये सवाल, अब इसमें भी जैसे सेम परसेंट नहीं है, अलग अलग कह रहा है एक अपार्टमेंट के किराए में पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 15% बढ़ाया जाता है, तो मूल किराए में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मैं कह रहा हूं दोनों बार बढ़ाया जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाया करो सवालों को और ऑप्शन को भी देखते रहा करो। जैसे कह रहा पहले साल 10% बढ़ा और अगले साल 15% बढ़ा, तो मैं कह रहा हूं पहले 10 बढ़ा 15 बढ़ा, 10 15 कितना हो जाएगा? 25।
तो जो भी आंसर आएगा वो 25 से ज्यादा ही आएगा, 25 से ज्यादा। तो आंसर 24 नहीं हो सकता, 25 हो नहीं सकता, 25 से थोड़ा ज्यादा आएगा। डायरेक्ट 26% लिखा और 26.5% लिखा है, तो इनको मैं काटूंगा तो लगभग मुझे पता है कि दशमलव में आंसर आएगा, तो मेरा ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मैं बिना लगाए भी सवाल को लगा सकता था, क्योंकि देखो 10% बढ़ा, 15% बढ़ा, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25% बढ़ा, मतलब 25 से थोड़ा ज्यादा आएगा परसेंट में जब आंसर निकालेंगे। तो 25 से बड़ा ना तो ये ऑप्शन था और ना तो ये दो ऑप्शन तो देखते कट गए। डायरेक्ट 26% नहीं आएगा, क्योंकि इनको जब मैं काटूंगा दशमलव में जाएगा, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा, जीरो नहीं है। तो लगभग मुझे पता है कि ये भी दशमलव नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है। बाकी आप बनाने के लिए इसको 100 से बना सकते हैं, रेशियो से बना सकते हैं, या फार्मूले से बना सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, जब भी कभी बढ़े तो ये फार्मूला नोट रखिएगा कि a प्लस बी प्लस a गुणा b बटा 100 कर देते हैं। ये कभी भी सेम परसेंट दो वाले हैं, 2% दिए गए हों तो आप ऐसे लगा सकते हैं। कमी वाले में भी लग सकता है, बस वहां माइनस आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे a ये हो गया और b ये हो गया, तो a का मान हो गया 10, b का मान हो गया 15, प्लस कर दिया, यहाँ 10 × 15 कर दिया और बटे में 100 कर दिया। 10 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते, 10 15 कितना हो जाएगा 25, ये 0 से 0 कट जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 15/10, 15 10 हटाओगे 1.5 आ जाएगा, और 25 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 26.5% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, बी पे। तो मैंने बताया ना कि आप बिना पेन कलम चलाए भी इसको बना सकते थे, बहुत आसानी से दिमाग लगाते तो ऑप्शन से। और भी इसको सोचने का मैं एक तरीका आपको बताता हूं, आप ऐसे भी सवाल को सोच सकते थे, थोड़ा सा दिमाग और लगाइएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे ये कहना चाह रहा है वो, एक तरीका और है कि पहले वो 10% बढ़ा रहा है, फिर वो 15% बढ़ा रहा है। तो ऐसे किया जाता है कि एक बार इनको जोड़ दीजिए, 15 10 कितना, ये तरीका बता रहा हूं, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनका आपस में गुणा करा दो, और गुणा करा के 100 से भाग कर देना, ठीक है। तो 15 × 10 करो कितना आ जाएगा 150, और 150 में गुणा वाले में 100 से भाग लगा दिया जाता है। एक बार जोड़ दो और एक बार गुणा करा दो, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 अंक बाद दशमलव लगा दो तो भी काम बन जाएगा। देखो एक बार जोड़ दो 25, एक बार गुणा करा दो 150 आ गया, और जो गुणा आए उसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे, और जो बच जाए आगे वाले को जोड़ दो, 25 से 26.5, तो 26.5% आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो हम चक्रवृद्धि ब्याज 2% में निकालते थे ना परसेंट में, ये वही तरीका, समझ में आ गया। बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। एक बार बच्चों को नहीं समझ में अगर लग रहा हो, मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं कि ये कैसे बनाया मैंने। ये बहुत आसान तरीका, आप सीख जाए ना इस सवाल को, तो आपको इस सवाल को बनाने में टाइम नहीं लगता, जस्ट सेकंड में बना देते। वो तो मैं सिखा रहा हूँ आपको हर एक तरीके से बनाने का, ऑप्शन से मैं सिखा रहा हूँ, फार्मूले से भी सिखा रहा हूँ, 100 से भी बना सकते हैं। मैं एक और तरीका ये भी सिखा रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि पहले साल 10% बढ़ा, ध्यान समझना बेटा भैया प्लीज अच्छे समझिएगा, अगले साल 15% बढ़ा, तो 2 साल बाद कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि एक बार इनको जोड़ लीजिए, तो 15 10 कितना आ जाएगा 25, और एक बार इनका गुणा करा लो, कितना आ जाएगा 150, थोड़ा दूर रखना है, ठीक है, मतलब गुणा वाले। और गुणा वाले में 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया जाता है, तो यहाँ आप 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, ये 1 अंक 2 अंक, जो बच जाए गुणा वाली संख्या में उसको अगले वाले में जाके जोड़ दीजिए, तो 25 से 26 और बाकी दशमलव के बाद 0.50%, तो 0 लिखो चाहे ना लिखो, 26.5%, मेरा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आपको क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको, अच्छा लगा होगा तरीका, तो आप जरूर इसको नोट करिएगा। जब भी कभी बोले तो एक बार जोड़ दो, एक बार गुणा करा दो, एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको गुणा कराना है। और गुणा वाले में 2 अंक बाद दशमलव, जो गुणा करके आएगा ना, ये जो गुणा करके, इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, और कुछ बच जाए तो जोड़ दो, ना बचे तो जोड़ना ही नहीं है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको फार्मूला से बताया और ऑप्शन से बताया कि कैसे आएगा आंसर। 10 15 25 से बढ़ाएगा, तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा था, तो मेरा आंसर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। ये हमारा क्या पूछा है, चौथा समानुपाती पता लगाइए, मतलब चतुर्थ समानुपाती पता करना है। तो वो तो आपको पता होगा, a इंटू, जो पता होगा कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, c, और चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, वो वही चतुर्थ समानुपाती। इसका होता है ना b इंटू सी, और बटे में क्या कर देते हैं a, ये चतुर्थ अनुपाती होता है निकालने का तरीका, ठीक है। तो ये a हो गया, ये मेरा b हो गया, ये मेरा c हो गया, तो b हमारा 28, c हमारा 42 भैया, और बटे में a कर दीजिए, a मेरा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आप आसानी से इसको 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, वैसे तो कुछ दिमाग लगाइए, क्या 7 है ऊपर,
7 से कटने वाला ऑप्शन चाहिए, क्योंकि नीचे 7 नहीं बनेगा, क्योंकि मैं काटूंगा तो कटने को तो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 5 बार में, 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 14 बार में, 14 3 42 हो जाएगा, और 3 से काट दिया 5 बार में। लेकिन 14 7 से कटता तो नीचे 7 है नहीं, तो जो भी आंसर आएगा 7 से कटेगा। 7 से ना ये कट रहा, दशमलव में आंसर आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या ये 7 से कटेगा, चेक कर लीजिए, 7 × 7 10 हो जाएगा, 7 × 7 3 32, तो ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 78.4 मेरा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप बाकी कर लीजिएगा, 28 × 14 करेंगे और 5 से काटेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, बहुत आसान था। तो 78.4 आपको आंसर आ जाएगा। जब भी कभी ऐसा मिला करे तो चेक किया करिए। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है 14 7 से कटता है, और ये भी देख सकते थे कि 28 किससे कटता है, 4 से, तो 4 से कटने वाला ऑप्शन चाहिए लास्ट में, और दशमलव वाला होना चाहिए। ये तो दोनों होंगे नहीं। क्या इसके लास्ट में 0 2, क्या 0 2 4 से कटेगा, नहीं, ये कटेगा, देखो 84 4 से कट जाएगा, तो यही मेरा आंसर। तो बहुत तरीके हैं चेक करने के ऑप्शन को, कैलकुलेशन से बचने के, ठीक है ना। तो ऑप्शन से बचिए, ठीक है ना। कैसे हमको ऑप्शन से करने सवालों उनको तरीकों को सीखिए, कैलकुलेशन से बचिए। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, अब आप इसको ऐसे करने बैठ जाओ कि 28 × पहले मैं पूरा 14 गुणा कराऊंगा, फिर इसको मैं 5 से काटूंगा, टाइम लगेगा आपको। जिससे कि मैंने कहा ये 7 का मल्टीपल है, ऊपर 7 है, नीचे 7 तो है नहीं कि 7 से 7 कट जाए, ऊपर 7 मिल रहा है। 28 को देखोगे तो 28 4 से कटता है, तो 4 से कटने वाला ऑप्शन देख लो, एक ही ऑप्शन 4 से कट रहा है, एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलिए, अच्छे सीखते रहिए, जो नई चीज आप सीखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये निवेश वाला सवाल है कि निवेश दिया गया है, ध्यान से इस चीज को समझेंगे। 3 लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, पी क्यू और आर, कुल 50,000 की पूंजी निवेश की। पी ने क्यू से 5,000 अधिक, क्यू ने आर से 3,000 अधिक धनराशि निवेश किया, 42,000 रुपए इनको लाभ में मिला। पी का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, लगाते हैं आसानी से। मैं कह रहा हूं जिस अनुपात में ये निवेश करते हैं उसी अनुपात में लाभ होता है। जिस अनुपात में ये निवेश करेंगे उसी अनुपात में लाभ होगा। कह रहा है जो क्यू है ना, आर से 3,000 ज्यादा, तो अगर क्यू आर x रुपए कर रहा होगा तो क्यू कर रहा होगा x + 3,000। 3,000 ज्यादा करता तो x + 3,000 रुपए कर रहा होगा। क्लियर है बात? और कह रहा है जो क्यू है ना, जो पी है, ये पी, वो कह रहा है क्यू से 5,000 अधिक निवेश करता है। तो अगर ये x + 3,000 तो ये हो जाएगा x + 8,000 रुपए निवेश करेगा। ये निवेश आ गया टोटल। क्या ये बात समझ में आ गई? और इन तीनों का टोटल निवेश दिया गया है कि इन तीनों को जोड़ के निवेश कर रहा है 50,000। क्या ये बात समझ आ गई? अगर मैं जोड़ूंगा तो x ये 3x हो जाएगा, और 8,000 3,000 + 11,000 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बराबर कितना दिया मेरे पास, 50,000। 50,000 ये 11 उधर जाएगा तो 50 में 11 घट के 39,000 आ जाएगा। तो 3x में घटाओगे तो 39,000 आ जाएगा। 13 से 3 से काटोगे तो 13 बार में कटेगा, तो x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे 13 3 39, तो 13,000 आ जाएगा। x का मान मेरे पास आ चुका है 13,000। तो निवेश टोटल लाभ अभी 42,000 बेटा, ध्यान रखना, अभी तो ये लाभ है 42,000, इसी निवेश के अनुसार में बटेगा। x का मान आ गया तो मैं x का मान यहां रख दूं, मुझे q का किसका हिस्सा निकालना, p का हिस्सा निकालना, p का। तो अगर मैं 13,000 यहां पे रखूं, 13,000 × 8,000, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और 13,000 में 8,000 जोड़ोगे तो ये 21,000 आएगा। कितना आएगा? 21,000 आएगा। तो जो भी मल्टीपल होगा वो 21 से कटने वाला आंसर होगा। मैं ये चेक कर रहा हूं, 21 7 से कटता है और 3 से, तो मैं 3 का नियम लगाता हूं, 7 2 9, ये 3 से नहीं कटेगा। 5 4 9, 3 1 4, ये नहीं कटेगा। 4 2 6 2 8, ये भी नहीं कटेगा। 6 4 10 7 17 1 18, ये कटेगा। मेरा आंसर आ गया। मुझे अब सवाल लगाना नहीं पड़ेगा, नहीं सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे थे? पी का हिस्सा निकालना था, x आ गया था 13,000, 13,000 मैंने लिखा, इसका 21,000 आ गया था। तो ये 21,000 रुपए निवेश करा। मैंने कहा था जिस हिसाब से निवेश करेगा उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा। तो 21 0 मान लीजिए कट जाएगा, तो 21 किससे कटेगा, 3 से कटता है या 7 से कटता है? तो जो ऑप्शन होगा मेरा 3 से कटने वाला ऑप्शन होगा, 3 से कटने वाला, और 3 से कटने वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। बात खत्म। अब इसको करने के लिए आपको x का मान पूरा यहां रखना पड़ेगा, फिर टोटल 42,000 में बांटना पड़ेगा, फिर उसमें p का हिस्सा आ जाएगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से निवेश करते हैं उस हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे ये 13,000 आया था, अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करते, इसको आगे कैसे सॉल्व करते ये भी समझ लीजिए।
मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे x का मान आ गया 13,000, अब x का मान 13,000 आ गया, यहाँ पे x का मान यहाँ रखोगे तो p का हिस्सा कितना आ जाएगा 21,000 आ जाएगा कि इन्हें 21,000 निवेश किया। यहाँ रखोगे 13 तो ये 13 3 कितना आ जाएगा 16, तो क्यू ने कितना निवेश किया 16,000 निवेश किया, निवेश निकाल रहे हैं। और ये x था तो ये 13,000 आ जाएगा। तीनों के पास 1000 है तो 3 जीरो से सबके 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ये 21:16:13 के अनुपात में निवेश हो रहा है। और यही निवेश क्या बन जाएगा, इनके लाभ का अनुपात बन जाएगा। और इन तीनों का लाभ, इन तीनों को जोड़ के लाभ कितना दिया 42,000, इन तीनों को जोड़ लीजिए 6 3 9 1 10 की जीरो हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 2 2 4 1 5, 50x आ गया। 50x बराबर तुमको कितना दिया 42,000 दिया हुआ है। अब ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 40, ये 8 आ गया, 2 बचेगा 5 24, 840 x का मान आ गया। अब x का मान उठा किस पे रख दो p, ये p का मान था, ये q का मान था और ये r का मान था, तो p में उठा के इसको रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना मैं क्यों करूं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं पूरा बेसिक से सवाल को। अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, लेंदी सवाल है, हार्ड सवाल भी कह सकते इसको, लेकिन इसको बनाने का तरीका आप सही से जानते तो ऑप्शन से बन सकता था। मैं कह रहा हूं जिस हिसाब से ये निवेश करते हैं, निवेश है, उसी हिसाब से लाभ होता है लास्ट में। जो ज्यादा निवेश करेगा वो ज्यादा लाभ कमाएगा, जो कम निवेश करे वो कम लाभ कमाएगा। तो मैं कह रहा हूं इसका निवेश 21,000 आ रहा है, 21,000 टोटल 50,000 में 21,000 निवेश कर रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा 3, उससे ज्यादा 5,000, तो टोटल आया x का मान 3x आया, 11,000 उधर गया 39, 3 से काटा 13,000, 13 x का मान है, x का मान 13 का, 13 8 कितना हो जाएगा 100, 13 8 कितना हो जाएगा 21, 21,000 मतलब 21 मतलब किससे कटता है 300, 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन यही कटेगा 3 से, और कोई ऑप्शन नहीं कट रहा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी मुझे ये सब सॉल्व नहीं करना पड़ता, जो मैं ये सवाल को सॉल्व कर रहा हूं तो ये सवाल मुझे इधर सॉल्व नहीं करना पड़ता, इससे आप बच जाते हैं। उम्मीद करते होंगे बढ़िया समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, मैंने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया, बाकी आप यहां से डायरेक्ट कर सकते थे कि 3 का मल्टीपल से, ठीक है। तो आपको मल्टीपल वाले तरीकों पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, और भी बेहतरीन सवाल देख रहे हैं आप। टेस्ट का लेवल, इस बार टेस्ट के लेवल में आपकी हालत खराब हो रही होगी, ठीक है ना। टेस्ट का आप देख रहे हैं कि लेवल, टेस्ट का लेवल हमने कैसे कर दिया। आप कह रहे थे बहुत आसान बहुत आसान। देखिए अगला सवाल आइए, x एक काम का 1/5 भाग 12 दिन में करता है, y 3/4 भाग 15 दिन में करता है, और ये 2/5 भाग 10 दिन में करता है। जब भी ऐसा कभी बोले जाए, बटे में बोला जाए, तो भाग वाले को यहाँ लिख दीजिए 1/5 भाग ये 1 है, बराबर इसका दिन लिख दीजिए, कितना दिन 12 दिन। फिर b का कितना दिया है, ये 1 है। फिर b का दिया है कितना, ये a का बोल दिया। b का दिया है 3/4 भाग कितने दिन में बेटा 10 दिनों में। और c का जो आपको दिया है वो दिया है आपको 2/5 भाग, सॉरी b का 15 दिन है, कितना दिन है 15 दिन दिया, 15 दिन। और b का दिया कितना आपका 10 दिन। अब इनसे टोटल टाइम निकालो, तो सामने सामने काटा जाता है, फिर क्रॉस गुणा, तो ये कटेगा नहीं, तो 12 5 60, इसको टोटल काम करने में 60 दिन लगेगा। मतलब 1/5 भाग 12 दिन में लगता है, पूरा काम करे तो 60 दिन लगेगा। इससे 3 5 15 कट जाएगा, और ये 5 चौको 20, इसको पूरा काम करने में 20 दिन लगेगा। इसका पूरा निकालो, 2 5 10 और 5 25, इसको पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा 25 दिन लगेगा। कह रहा है मिलकर अगर काम करें तो कितना दिन लगेगा, तीनों अगर मिलकर करें तो। क्या तीनों का समय आ गया, इन तीनों का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 60 20 25 का एलसीएम निकालोगे तो 300 आएगा, कितना आएगा 300। ये 60 से कितनी बार में कटेगा 5 बार में। ये 20 से कितनी बार में कटेगा 15 बार में। और 25 से काटोगे कितनी बार में कटेगा 12 बार में। तीनों की क्या क्षमता आ गई। टोटल कार्य कितना मेरा भैया 300 है, टोटल कार्य कितना है 300। और ये 300 कार्य तीनों से मिल के करवाना है, तो ये टोटल 300 कार्य आ चुका है, तीनों से मिल करवाना है। तो 12 15 और 5, 15 5 20, और 20 और 12 कितना भैया 32। अब इस 32 से मुझे काटना है, लगभग कितनी बार में जाएगा मैं देख सकता हूं। 10 बार में अगर देखा जाए तो 320, लगभग लगभग 9 बार में कटे। कितनी बार में कटेगा 9 बार जाएगा, 9 दशमलव कुछ करके आंसर आएगा। तो ना से तो ना तो ये ऑप्शन स्टार्ट है, ना तो ये ऑप्शन स्टार्ट है, ना तो ये ऑप्शन स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन स्टार्ट है 9.37। बाकी आप भाग लगा सकते हैं कि 9.37 के आसपास आएगा, या 9 सही आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। तो 9.37 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। कभी भी कार्य भाग में दिया जाए कि 1/5 भाग जैसे भी बोला जाए,
3/4, तो उसका लिखो, उसका दिन सामने लिख दो, क्योंकि इतना भाग इतने दिन, तो आप टोटल निकालोगे, टोटल कार्य करने में कितना समय लगे, ये समय निकाल रहे थे, ये समय है जो निकाल रहे थे। तो 1/5 भाग 12 दिन में, सामने सामने अगर कट जाए काट दो, नहीं सब क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 पंचे 60 दिन लगेगा पूरा काम करने में। 3 से काटा, 3 पचे 15, 4 पंचे 20, ये 2 से काटा, 2 पंचे 10, 25 दिन लगा पूरा काम करने में। इसको 60, इसको 20, इसको 25, तीनों कैल्शियम निकाला, 300 आया। ये 5 बार में ये 15 क्षमता, इसकी 12, तीनों से मिला काम करवाना था, 32 काम आ गया। 300 काम करना है, 32 की क्षमता है, तो 9.37 दिनों में ये काम को कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया है मेरे, डी ऑप्शन पे दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं आप लेवल टेस्ट का, बहुत अच्छे भी सवाल कह सकते हैं, और आपको आता होगा तो आसान लगेगा, और नहीं आता तो मैंने कहा ना, जो नहीं आपने पढ़ा है तो वो कठिन लगता है, लेकिन जो आपने सीख लिया हो बेटा मेरे आसान लगता है। लेकिन आपको हर चीजें हम आसानी से सिखा देंगे, आप परेशान मत होइए, पर धीरे धीरे चीजों को सीखते जाइए, और नोट जरूर करते जाइएगा प्लीज बेटा, नोट करते जाइए अपने नोट्स पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि a प्लस बी का मान 24 है, a माइनस बी का मान 15 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपसे मान पूछा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि a प्लस बी दिया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। a प्लस बी का मान दिया आपको 24 और a माइनस बी का मान दिया आपको 15, 15 चौको 60 के 0, 6 15 दूनी 30, 6 36, कितना आंसर आ जाएगा 360, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा मेरे, डी ऑप्शन में। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखते, a प्लस बी रखते, a माइनस बी रखते, गुणा करा देते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक नियमित षष्टभुज है, देखो एडवांस सवाल आने लगे, मैंने कहा जो एडवांस वाले सवाल उनको नोट करते चला करो, थ्योरी के सवाल कुछ होते हैं। एक नियमित षष्टभुज की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इस षष्टभुज के चारों ओर 2 बार चलने पर बनने वाले पथ की लंबाई ज्ञात हो। एक तरीके से परिमाप पूछ रहा है आपसे, लेकिन उस परिमाप में आप 2 बार चक्कर लगा दो। कितनी भुजाएं, षष्टभुज है मतलब 6 भुजाएं इसमें। ठीक, अब 6 भुजाएं, हर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर। अगर आप 6 सेंटीमीटर की भुजाओं को 7 बार चलो, 7 बार, तो 6 सते 42 सेंटीमीटर एक बार में चक्कर लगाने में लगेगा। और आप कितनी बार चक्कर लगा रहे हो, 2 बार। कितनी बार चक्कर लगा रहे हो, 2 बार, तो दोबारा से फिर आपको 42 सेंटीमीटर लगेगा, 2 को गुणा करा दूं तो कितना आपको टोटल लगेगा, 84 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया है मेरे पास, ए ऑप्शन में दिया। क्या ये बात समझ में आ गई, ध्यान समझिए। षष्टभुज में टोटल 6 भुजाएं हो गई, हर भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, और ये परिमाप ही होता है जो पथ में हम चलते हैं। तो हर भुजा 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर हम 7 बार चले तो 6 सते 42 सेंटीमीटर हम एक बार में चलेंगे, पूरा पथ की यात्रा कर लेंगे। वो कह रहा है 2 बार चलना उस पथ में, 2 बार, तो एक बार में 42, तो अगली बार भी 42 सेंटीमीटर की दूरी तय करें, तो 42 84 सेंटीमीटर की लंबाई हमारी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, ए ऑप्शन में। ठीक है, बनने वाले पथ की लंबाई ज्ञात करो तो 84 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, आज का लास्ट सवाल है, और ये भी देखो एडवांस है, अच्छा सवाल है। कह रहा है एक नियमित सप्तभुज है जिसमें 7 भुजाएं होती हैं, प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करो। मतलब 7 भुजाएं हैं तो उसमें बाह्य कोण कितने डिग्री का आएगा उसका। तो आप जानते हैं कि किसी भी भुजा के अगर त्रिभुज हो या त्रिभुज कह रहा हूं, सप्तभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, इनमें जिसका भी निकालना, उनके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है भैया, 360 डिग्री होता है। और ये कितनी भुजाओं वाला बोला है, सप्तभुज, तो 360 में आप 7 का भाग लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 7 से कितनी बार में कटेगा, 7 पना 35 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 7 इकन्नम 7 हो जाएगा, 51 3 बचेगा, 7 चौको 28, 4 आ जाएगा, 51.4 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया है मेरे, सी ऑप्शन पे दिया। क्या ये बेटा समझ में आया। मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी बाह्य कोण बोले, कभी भी बाह्य कोण होता है, किसी का भी बाह्य कोण निकालना हो तो 360 डिग्री होता है बाह्य कोण। सप्तभुज है तो 7 से भाग लगा दो, अष्टभुज है तो 8 से कोण लगा दो। यही बोलता कि मान लो 9 भुज हैं, उसके 9 भुज हैं और उसके बाह्य कोणों को बताओ, प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होगा, तो 360 टोटल होता है। 9 भुजाएं तो 9 से काट दिए, 9 चौको 36, हर भुजा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 40 डिग्री का कोण बनाएगी।
जब 9 भुजा वाला बोला तो 9 से भाग लगा, तो 7 भुजा वाला बोला तो 7 से भाग लगा दिया, हमसे 7 वाला बोला तो 7 से भाग लगा दिया, आंसर आ गया मेरा 51.4 डिग्री। उम्मीद करते होंगे कि आपको टेस्ट नंबर हमारा जो 1414 चल रहा होगा समझ में आ रहा होगा, और आपका ये टारगेट है, ये इस साल ये टारगेट है 2027 में, आपको 2026 में भी हम करा रहे हैं, क्योंकि भर्ती 2026 में आएगी और 2027 में जाके फाइनल होगा। तो आपको 2027 में बेटा वर्दी पहननी है। वर्दी आप तभी पहनेंगे जब आप लगातार अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, भी छोड़ छोड़ कर करेगा, नियमित छात्र नहीं बनेंगे, आप सफलता से चूक जाइएगा। ध्यान रखिएगा, आप नहीं करेंगे पढ़ेंगे कोई दूसरा बच्चा पढ़ेगा, आप नहीं अपनी जगह पर तैयारी करोगे तो यहाँ लाखों बच्चे हैं तैयारी करने के लिए, वो तैयारी कर रहे हैं। तो अपना समय यहाँ भी थोड़ा देते रहिए। बाकी अभी आपकी रनिंग इंपॉर्टेंट है तो आप रनिंग में भी अपने ध्यान देते रहिए। बराबर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपने नोट्स को, मैथ को धीरे धीरे तैयार करते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि बढ़िया आपको टेस्ट लगा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अच्छा लगे तो अपने ग्रुप्स व्हाट्सएप में वगैरह जितने भी ग्रुप्स उसमें शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको भेजें, और ऐसे ही हम नए प्रैक्टिस लाते रहेंगे आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।